जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में, यानी रक्त के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रक्त के अंदर कौन सा घटक कितनी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से घटक का कौन सा कार्य होता है, यानी कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है जो है वो कौन से काम करने के लिए होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मेनली ब्लड के अंदर आपके दो पार्ट होते हैं, एक तरल भाग होता है और एक दूसरा ठोस भाग होता है। जो तरल भाग होता है द्रव का, रक्त का हमारे, उसे कहा जाता है प्लाज्मा। और जो ठोस भाग होता है रक्त के अंदर, उस भाग को हम लोग बोलते हैं रक्त कणिकाएं, तो या रुधिर कणिकाएं कह सकते हैं, या फिर ब्लड कार्पुसेल्स बोला जाता है। जो प्लाज्मा होता है उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे आप एक पकाई हुई ताजी चाय लीजिए, तो चाय के अंदर देखेंगे बनी हुई है तो उसके अंदर देखेंगे पानी भी होगा, दूध भी होगा उसके अंदर, लेकिन हम लोगों ने कुछ ठोस चीज़ों को भी मिला करके रखा होगा, जैसे अदरक हो गया, इलायची हो गया। ये सब चीज़ें ठोस के रूप में पाई जाती हैं, और जल तथा उसमें के अंदर पाया जाने वाला जो दूध होता है वो द्रव के रूप में होता है। तो अगर आप चाय को छान करके निकालेंगे तो चाय पत्ती हो गया, अदरक हो गया, इलायची हो गया, ये सब छानने के बाद अलग हो जाता है, और पानी तथा दूध एक साथ अलग हो जाएगा और वो पीले रंग का दिखेगा आपको, चाय बनी हुई लगभग। तो जो वो पीले रंग का तरल द्रव दिखाई दे रहा है, कुछ वैसा ही हमारे ब्लड के अंदर भी पाया जाता है। अगर हम रुधिर कणिकाओं को छान करके अलग कर दें तो जो शेष भाग बच जाएगा वो एक पीले रंग का चिपचिपा सा द्रव होता है। इस पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मा का। प्लाज्मा के अंदर भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बहुत ही उपयोगी भी होती हैं। जैसे उसमें से कुछ एक हैं कि प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं मुख्य रूप से दो घटक पाए जाते हैं। एक तो लगभग 90 से 92% मात्रा में प्लाज्मा के अंदर जल पाया जाता है। बाकी शेष 6 से 8% भाग जो होता है वो विलेय घटकों का मिलकर के बना हुआ रहता है। प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से जो विलेय घटक होते हैं उसमें आयंस पाए जाते हैं, जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन तथा कैल्शियम आयंस होते हैं। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन में मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन तथा हेपेरिन नामक प्रोटीन्स प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा में कुछ मात्रा में शर्करा तथा कुछ मात्रा में अमीनो अम्ल भी उपस्थित होते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्लाज्मा का कार्य क्या होता है ब्लड के अंदर। तो सबसे पहले जानेंगे, एक उदाहरण लेते हैं कि अगर आप कोई बालू का कण या मिट्टी का कण ले लीजिए, उसको आप जमीन पर गिराएंगे और सोचें कि वो बह जाए अपने आप से, या किसी पाइप में डाल करके उसको आप बहाने की कोशिश करें तो वो नहीं बहेगा। लेकिन उसी बालू या फिर मिट्टी के कण को अगर आप पानी में घोल दें और घोल करके उस पाइप से बहाने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से बालू और मिट्टी के कण भी बह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो है रुधिर भी होता है। रुधिर के अंदर चूंकि हम देख रहे थे रुधिर कणिकाएं बहुत मात्रा में होती हैं, वो रुधिर कणिकाएं हमारे रक्त वाहिनियों के अंदर अपने आप से बह नहीं पाएंगे। उन रक्त वाहिनियों के अंदर से रुधिर कणिकाओं को बहाने के लिए, हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, उन रुधिर कणिकाओं को प्लाज्मा जो है एक द्रव माध्यम उपलब्ध कराता है। इस प्लाज्मा के अंदर रुधिर कणिकाएं घुल जाती हैं और घुल करके उसके अंदर रक्त वाहिनियों के अंदर से होकर के आसानी से प्रवाहित हो लेती हैं। तो रक्त वाहिनियों के अंदर जो रुधिर कणिकाओं को बहने के लिए एक माध्यम प्रोवाइड करवाता है प्लाज्मा। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों को भी प्रदान करवाता है, जैसा कि इसमें शर्करा उपस्थित होती है, तो पौष्टिक तत्व पूरे शरीर को मिलते रहते हैं। और प्लाज्मा जो है कुछ वेस्ट मटेरियल्स को भी अपने साथ घोल करके एक अंग से कुछ उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाती रहती है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर हो सके। इसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारे ब्लड का है वो है रुधिर कणिकाओं का।
हमारे शरीर में रुधिर कणिकाएं जो है टोटल ब्लड का लगभग 44% होती हैं। तो उन 44% रुधिर कणिकाओं के अंदर सबसे अधिक मात्रा में जो होती है वो लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। हमारे रक्त जो है उसके अंदर कुछ द्विअवतल तथा सर्कुलर शेप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं देखने में लाल रंग की होती हैं और इनका लाल रंग जो होता है उसमें उपस्थित एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस पाया जाता है और एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में लगभग हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होती है, जबकि महिलाओं के अंदर थोड़ी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। उनमें 12 से लेकर के 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य ये होता है कि वो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक करते रहते हैं। आरबीसीज में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को अपने साथ बांध करके ब्लड के साथ बहता रहता है तथा रुधिर वाहिनियों से होता हुआ सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त रुधिर कणिकाओं का जो दूसरा भाग है इसमें वो होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होती हैं। ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरस हो गया, अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उससे मार करके हमारे शरीर को रोग से बचाने का कार्य श्वेत रुधिर कणिकाएं करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं में देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 5 प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की मात्रा हमारे शरीर में टोटल WBCs की संख्या का लगभग 20 से 25% लिम्फोसाइट होती हैं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं चलिए तो अब समझते हैं WBC के बारे में। हमारे ब्लड के अंदर जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उन रुधिर कणिकाओं का दूसरा जो भाग है वो श्वेत रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली का भाग होती हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती हैं, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं इनकी संख्या जो होती है 6000 से लेकर के 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होती है। यानी WBCs की जो संख्या रहेगी 6000 से लेकर के 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड पाई जाती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में कुल 5 प्रकार की कोशिकाएं लगभग पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स की मात्रा टोटल WBCs का लगभग 20 से 25% होता है। लिम्फोसाइट कोशिकाएं एक प्रकार की लिम्फोसाइट कोशिकाओं की मात्रा हमारे WBCs की टोटल मात्रा का लगभग 20 से 25% होता है। और लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं अगर कभी हमारे शरीर में कोई एंटीजन्स आ जाते हैं, कोई बैक्टीरिया या परजीवी आ जाता है, तो उन बैक्टीरिया या परजीवी से लड़ने के लिए एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं जिस पे हम एंटीबॉडी का कहते हैं। तो लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का मुख्य काम होता है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। अब लिम्फोसाइट कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, T लिम्फोसाइट तथा B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं ये पैथोजेंस को एंटीजेंस को मारने का काम करती हैं, तथा B लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं
ये एंटीजन्स को पहचान करके स्मृति कोशिकाओं में बदल जाती हैं तथा वही बीमारी अगर सेम वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर में दोबारा से उत्पन्न हो जाता है तो उस बैक्टीरिया के लिए तुरंत ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे और सेम एंटीबॉडी का निर्माण करके उस बैक्टीरिया को मार देंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा श्वेत रुधिर कणिका का जो भाग होता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स एक प्रकार की बैक्टीरिया भक्षण कोशिकाएं होती हैं। ये बाहर से आने वाली कोशिकाओं को भक्षण करती हैं, उन्हें नष्ट करने का कार्य करती हैं। तीसरी कोशिकाएं हैं न्यूट्रोफिल्स। सबसे श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो तीसरा भाग होता है WBC का जो अगला भाग है वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं टोटल WBC का लगभग 60 से 65% भाग बनाते हैं और न्यूट्रोफिल्स का जो मुख्य कार्य होता है ये बाहर से आने वाले माइक्रो बैक्टीरियाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे उनकी गतिशीलता कम हो जाती है, वो बहुत तेजी से हमारे शरीर में फैल नहीं पाते हैं तथा उनको चारों तरफ से घेर करके अपने लाइसोसोम की सहायता से न्यूट्रोफिल्स उन्हें मार देने का कार्य करती है। अगला जो है पार्ट वो बेसोफिल्स का है। बेसोफिल्स के अंदर हेपेरिन का निर्माण होता है और इसके अलावा अगला जो पार्ट है श्वेत रुधिर कणिकाओं का वो है इओसिनोफिल्स के बारे में। इओसिनोफिल्स जो होती हैं एलर्जी के लिए रिस्पॉन्स करती हैं। ये एलर्जी सेंसिटिव कोशिकाएं होती हैं। अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करती हैं। रुधिर का जो हमारे लास्ट पार्ट है वो रुधिर कणिकाओं का जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स की भी संख्या जो होती है वो हमारे रुधिर के टोटल रुधिर का लगभग 1% होती है। रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का जमाना होता है। जब कभी भी हमें चोट लग जाती है तो उस चोट से उबरने के लिए हमें ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो जाए, उस ब्लड के लॉस को रोकने के लिए ब्लड का थक्का जमाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। तो आज हमने जाना कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में। हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली किस तरीके से काम करता है, हमारा शरीर रोगों से किस प्रकार से लड़ लेता है स्वयं से ही, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।